नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजय मोटिव्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का आपके पास लेटेस्ट अपडेट आता रहे। तो दोस्तों, अपने 3 सितंबर को एग्ज़ाम है भारतीय समाज और शिक्षा सब्जेक्ट का, जिसकी यूनिट फर्स्ट का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है शिक्षा की। अब यूनिट सेकंड का वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट सिद्ध होगा। शिक्षा की चुनौतियों के संबंध में बनाएंगे जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं भारतीय समाज और शिक्षा की सेकंड यूनिट की तरफ। थर्ड पेपर है अपना ये। सेकंड यूनिट में हम शिक्षा की चुनौती अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में पढ़ेंगे। जाति व्यवस्था है और दलित शिक्षा, इसमें हम वर्ण और जाति को पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था एवं निरंतर एवं परिवर्तन, दलित समुदाय और शिक्षा। जनजाति समुदाय हैं, जनजातीय समुदायों का क्षेत्रीय विस्तार है। जनजाति और मुख्य धारा है। जनजातीय शिक्षा की समस्याएं हैं, योजनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं विद्यालय का समाज से संबंध के बारे में। समता के मामले पर विचार करने के लिए ये ज़रूरी होगा कि हम विद्यालयी शिक्षा तंत्र को देखें कि वह किस तरह हद तक सभी बच्चों के जीवन की ज़रूरतों से जुड़ने में सफल हुआ है। अक्सर होता उल्टा है कि हम लोगों को इस तरह से देखने लगते हैं कि वह किस हद तक विद्यालयी तंत्र से जुड़ने में सफल हुए हैं। सिर्फ विद्यालयी तंत्र नहीं बल्कि मानव विकास से जुड़े सभी पहलुओं को एक साथ देखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के लिए उसका व उसके बच्चों का जीवन, स्वास्थ्य, भोजन, साफ पानी, रहने की जगह व सुरक्षा का भाव और शिक्षा एक साथ ज़रूरी हैं। इन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। हम दंगों से पैदा हुई हिंसा या फुटपाथ से बेघर हो जाने के जोखिम, काम की तलाश में पलायन करते परिवार व उनके बच्चों, सूखे की चपेट में आए समुदायों को नज़रअंदाज कर शिक्षा की बात नहीं कर सकते। गंदे पानी से फैले हैजे से मरते शिशुओं को एक तरफ या फिर प्रसव में दम तोड़ने वाली माताओं का अनदेखा कर उन परिवारों को बच्चों की शिक्षा पूरी करवाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वहीं दूसरी ओर लड़की के जन्म लेने के अधिकार के खुलेआम हो रहे उल्लंघन को अनदेखा कर बालिका शिक्षा की बात करना भी बेईमानी ही होगी। हम पाते हैं कि जीवन की ये बुनियादी ज़रूरतें ही सभी देशवासियों की बराबरी से उपलब्ध नहीं हैं। बहुसंख्यक लोगों को शिक्षा के जोड़ने में सफलता पाने के लिए ये निहायत ज़रूरी है कि जीवन से करीबी से जुड़े और एक बेहतर समाज एवं राष्ट्र के आदर्शों को साकार करने की कोशिश करें। साथ ही लोगों के साथ संवेदना, सहयोग और संबल बनाने का रिश्ता कायम करें। इस दर्शन के बिना विद्यालय राष्ट्र निर्माण और लोगों के बीच चरित्र तथा व्यक्ति निर्माण करने की अपनी भूमिका नहीं निभा सकता। इस तरह की भूमिका निभाने के लिए विद्यालयों का सशक्तिकरण करना जरूरी है। जहाँ विद्यालयों में सुव्यवस्था, सुप्रबंधन पाया जाता है, वहाँ देखा गया है कि गरीब परिवार के बच्चे भी विद्यालय में ज़्यादा नियमितता से आते हैं और शिक्षा की उपलब्धियाँ हासिल कर लेते हैं। उन्हें सद प्रयास का प्रतिफल मिलता है। जहाँ प्रधानाध्यापक रुचि लेते हैं और विद्यालय का अच्छा इंतजाम करते हैं, वहाँ प्राइवेट विद्यालयों को छोड़कर बच्चे दाखिला लेने लगते हैं। सुव्यवस्था और कुव्यवस्था का फर्क राजकीय तंत्र में तो दिखता ही है, निजी गैर राजकीय तंत्र में भी दिखाई देता है। शिक्षकों के लिए बच्चों की सामाजिक परिस्थितियां समझना इस कारण ज़रूरी है कि वे उनके संवेदना व सहयोग का संबंध बना पाए और उन्हें बेहतर बना पाए, इसलिए नहीं कि उनकी आड़ लेकर अपने प्रयास को ढीला हो जाने दे और बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दे। इस विचार के साथ हम जाति, जनजाति, जेंडर आदि से जुड़ी कुछ स्थितियों को अपनी समझ बनाएंगे। जाति व्यवस्था और दलित शिक्षा के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। इस इकाई में हमारा फोकस इसी बिंदु पर होगा। वर्ण और जाति हैं दोस्तों, पहचान अनेक हैं। जैसे कि भारतीयों की पहचान कई प्रकार से होती है। संदर्भ से ही ये निर्धारित होता है कि वह अपनी पहचान किस रूप में कर सकता है। कुछ संदर्भों में धर्म है, निवास स्थान है या परिवार सूचक नाम प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, या मैं जैन धर्म का हूँ, या मैं बीकानेर से हूँ, या मैं कीर्तपुर की बड़ी हवेली से हूँ। लेकिन अन्य स्थितियों में जैसे शादी के संदर्भ में उसे अपनी जाति, गोत्र और कुल का विवरण देना पड़ता है। ऐसे में गर्ग गोत्र का पालीवाल ब्राह्मण हूँ ऐसे कह सकते हैं। हिंदू समाज के 4 प्रमुख वर्णों में से एक ब्राह्मण है। इस वर्ण का एक उपविभाजन या जाति है पालीवाल ब्राह्मण। जाति अपने भीतर विवाह करने वाले अंतर्विवाही समूह हैं जिसकी अपनी विशिष्ट सामाजिक हैसियत होती है। दूसरी ओर गोत्र जाति का वह उपविभाग है जो अपने समूह से बाहर विवाह करने वाला है। व्यक्ति अपनी जाति किंतु अपने गोत्र से बाहर विवाह करता है। गोत्र सुदूर अतीत के किसी पूर्वज की संतान होना इंगित करता है। जैसे भृगु ऋषि के वंशज भार्गव कहलाए। कुल अथवा वंश एवं एक वंश परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है।
जो 5 ये पीढ़ियों तक पीछे जाता है। इसके बाद ये परंपरा धुंधला हो जाती हैं। कुछ जातियाँ और जनजातियों के अपनी सेवर भाट और जागा होते हैं। वे प्राय काफ़ी लंबी वंशावली जो उसके समूह के पौराणिक पूर्वज तक जाति है को विवरण देते हैं। हम पहले वर्ण और फिर जाति पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। वर्ण अर्थात हिंदू समाज में कार्य व्यवस्था के संबंध में सिद्धांत के अनुसार समाज 4 वर्गों में बंटा है। ये 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने गए। इनमें ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ और शूद्रों को सर्वाधिक निम्न दर्जा का माना जाता है। अब कार्य को उस समय में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इसके बाद रक्षा और युद्ध प्रशासन तथा शासन कार्य थे जो क्षत्रियों के माने जाते थे। व्यापार वाणिज्य आदि का कार्य वैश्यों का रहा। कृषक और दस्तकारों की भी जातियाँ थी। ये सब स्वच्छ अर्थात साफ सुथरे माने गए व्यवसायों में रत थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह समाज में 4 वर्ण व्यवस्था थी। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था में इस तरह का काम की सूचिता साफ या बौद्धिक काम और गंदे काम के आधार पर सामाजिक हैसियत या परिस्थिति तय होती थी। उपरोक्त चित्रण एक अति सरलीकृत चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ प्रतिबिंबित नहीं होता तो जो वास्तविकता में कहीं अधिक जटिल है। किसी जाति के कौन सा दर्जा दिया जाएगा, क्षत्रिय अथवा शूद्र, इसको लेकर अनेक मत हो सकते हैं। वस्तुतः इस व्यवस्था में कोई एक रूप अखिल भारतीय सहमति नहीं है। विशिष्ट सामाजिक हैसियत के क्रम में कुछ जातियों का एक क्षेत्र में एक स्थान है तो दूसरे क्षेत्रों में दूसरा। कई प्रदेशों में सारे वर्ण भी नहीं पाए जाते। जैसे दक्षिण में क्षत्रिय या वैश्य वर्ण नहीं पाया जाता। विविध जातियों की सामाजिक हैसियत में भी लगातार परिवर्तन होता है। भक्ति आंदोलन ने जातिगत ऊंच नीच को नकारा था। ऊपर की चर्चा से स्पष्ट होता है कि वर्ण की पहचान व्यक्तियों के बीच ऊंच नीच और दर्जे को निर्धारित करती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदू समाज व्यवस्था में वर्ण आधारित पहचान सामाजिक संरचना की व्यवहारिक इकाई नहीं है। हर एक वर्ण वास्तव में कई जातियों का समूह है। वर्ण की भूमिका सिर्फ विविध जातियों की निर्धारित सामाजिक हैसियत के स्तर के बारे में मोटी मोटी जानकारी देना है। सामाजिक व्यवस्था के कार्य संचालन में वर्ण का उपयोग सीमित है। वास्तव में सक्रिय इकाई जाति, परिवार, वंश और नातेदारी को संजाल ही है। स्वच्छ, अस्वच्छ, पवित्र, अपवित्र की धारणाएं जातियों के अपने भीतर तथा अन्य जातियों के साथ व्यवहार में भी प्रवेश कर जाती है। यह लोगों के मानस का अंग बन गई है। किंतु अब चीज़ें बदल रही हैं। समकालीन यथार्थ परंपरा से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। दोस्तों, अब जाति नामक समुदाय का अध्ययन करते हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों जाति संबंध। यह 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जाति समूह, यह जाति शब्द का इस्तेमाल उस अंतर्विवाही समुदाय के लिए किया जाता है जिसकी सामाजिक हैसियत कमोबेश परिभाषित है तथा जिसके साथ कोई व्यवसाय पारंपरिक रूप से जुड़ा है। अंतर्विवाही समुदाय वह समुदाय जिसके सदस्य उस समुदाय के अंदर ही शादी करते हो। कई जातियों में उपजातियाँ भी होती हैं जो एक से नाम के होने के बावजूद आपस में शादी नहीं करते। जैसे ब्राह्मणों की उपशाखाएँ हैं। आपस में शादी करने के कारण हर एक जाति की विशिष्ट संस्कृति और भाषा भी होती है। यहाँ हम जाति से संबंधित परंपराओं व नियमों की बात कर रहे हैं। याद रहे कि अक्सर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता रहा है। जाति की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। जाति जन्मजात होती है दोस्तों, जाति बाद में नहीं बदली जा सकती। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है दोस्तों, इनका उल्लंघन भी होता है। हमने ऊपर विशेषता बता दिया है, इनका उल्लंघन कहीं कहीं होता है, लेकिन जाति जन्मजात होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु तक उसकी वही जाति होती है। कोई व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता है। कुछ जातियाँ उच्च एवं कुछ निम्न मानी जाती है जिनका निर्धारण जन्म के आधार पर किया जाता है। उच्च जातियों को विशेष अधिकार मिले हैं तो निम्न जातियों पर विविध प्रकार के प्रतिबंध भी हैं। जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल हैं। विवाह अपनी ही जाति में कर सकते हैं। जाति व्यवस्था में खान पान के विशेष नियम हैं। उच्च जातियाँ निम्न समझी जाने वाली जातियों के खान पान का संबंध नहीं रखती हैं। प्रत्येक जाति का निश्चित व्यवसाय होता है। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता है। ये व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, लेकिन एक से व्यवसाय वाले लोग एक से अधिक जातियों में बंटे हो सकते हैं। जैसे खेती के काम में विविध जातियों के लोग लगे हुए हैं। एक जाति के सदस्य सामान्यतः एक समान संस्कृति के साझेदार होते हैं। एक समूह के लोगों की जीवन शैली जिसमें आचार विचार की परंपराएं एकरूपता होती हैं। भारत के कई भागों में विविध जातियों के सामाजिक नियंत्रण तथा संघर्ष समाधान के लिए जाति पंचायत जैसे तंत्र हैं जिनकी संवैधानिक मान्यता नहीं है दोस्तों। फिर अब पढ़ते हैं विविध जातियों के बीच संबंध किस प्रकार है। ये अपेक्षा रही है कि निम्न जातियाँ उच्च जातियों की सेवा करेगी और उनसे दबकर रहेगी।
इसके अलावा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सहभोज और स्पर्श के संबंध में कई नियम थे। उच्च और निम्न जातियाँ साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती थी। स्वच्छ जातियाँ और हीन जातियों की कई श्रेणियों के बीच शारीरिक स्पर्श से बचा जाता था। अस्पृश्य जातियों को मंदिरों में प्रवेश वर्जित था तथा वे गांव के साझा कुएं से पानी नहीं ले जा सकती थी। उनके घर गांव से बाहर प्राय कुछ दूरी पर होते थे। उन्हें विद्यालय में अलग बैठना पड़ता था। चाय की दुकानों में भी उनके लिए प्याले अलग थे जिन्हें उन्हें खुद धोकर रखना पड़ता था। कानून अस्पृश्यता का उन्मूलन हो गया है और अनुसूचित जातियों को सिद्धांत रूप में सम्मान मान लिया गया है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि अन्य धर्मों में जाति किस प्रकार कार्य करती हैं। ये तो हमने हिंदू धर्म के अनुसार अध्ययन किया। अब सिखों, भारतीय मुसलमानों व ईसाइयों में जाति व्यवस्था का असर भारत के अन्य समुदायों में भी पाया जाता है। दोस्तों, आगे हैं नियम के अपवाद। इन विशेषताओं को व्यापक रूप से सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, लेकिन इनमें से प्रत्येक में कुछ अपवाद भी हैं और ये अपवाद भी स्वीकृत हैं। कई जातियाँ अनुलोम विवाह की अनुमति देती हैं, जिसमें पुरुष निचली समझी जाने वाली जातियों की लड़की से विवाह कर सकता है। उनकी संतान को जाति की संपूर्ण सदस्यता दी जाती है। जाति एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सोपानबद्धता, ऊंच नीच, किंतु सामाजिक हैसियत और पदक्रम रैंक सुस्पष्ट एवं सुपरिभाषित नहीं है। अनेक जातियां अपनी निर्धारित सामाजिक हैसियत से उच्चतर हैसियत का दावा करती हैं, जैसे उनके बीच यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार पाने की प्रतिस्पर्धा है। दोस्तों, अब जाति का समकालीन रूप देखते हैं। 1947 से पूर्व दलित वर्गों और विशेष रूप से अस्पृश्य, अछूत समझी जाने वाली जातियों को संगठित करने के प्रयत्न राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हो चुके थे। उच्च कहीं जाने वाली जातियों के प्रगतिशील सुधारकों और नीची समझे जाने वाली जातियों के सदस्यों, जैसे पश्चिमी भारत में महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर और दक्षिण भारत में अय्यनकाली, श्री नारायण गुरु, ज्योतिदास और पेरियार ने इस दिशा में पहल की। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर दोनों ने ही 1920 के दशक में अस्पृश्यता के विरुद्ध अपने आंदोलन शुरू कर दिए थे। अस्पृश्यता विरोधी कार्यक्रमों को कांग्रेस की कार्यसूची में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था और अब स्वतंत्रता क्षितिज पर दृष्टिगोचर होने लगी। तब तक राष्ट्रवादी आंदोलन के संपूर्ण परिदृश्य में मोटे तौर पर यह सहमति हो गई कि जातीय विभिन्नताओं को उन्मूलन कर दिया जाए। राष्ट्रवादी आंदोलन के दृष्टिकोण में जाति एक सामाजिक कुरीति और भारतीयों के बीच फूट पैदा करने वाली प्रथा मानी जाती थी। राष्ट्रवादी नेतागण, जिनमें महात्मा गांधी प्रमुख थे, सबसे नीची समझे जाने वाली जातियों के उत्थान के लिए अस्पृश्यता और अन्य जाति प्रतिबंधों के उन्मूलन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए प्रयत्नशील रहे। साथ ही भूस्वामी और उच्च जातियों को यह आश्वासन देने में भी सफल रहे कि उनके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। अगला है दोस्तों 1947 के बाद भारत में जातिगत भेदभावों की स्थिति। आज़ादी के बाद भारत को यह अंतर्विरोध विरासत में मिले। एक और तो शासन जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध था और भारत के संविधान में भी स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया। जाति, धर्म, लिंग, नरजातीयता और वर्ग के आधार पर भेदभाव करना असंवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 17 भाग 3 मौलिक अधिकार इस संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। दूसरी ओर उन आमूलचूल सुधार करने में असमर्थ एवं अनिच्छुक था जो जातीय असमानता के आर्थिक आधार को कमजोर कर पाते हैं। उदाहरण के लिए जमींदारी उन्मूलन के बाद भी जमीन का वितरण भूमिहीन दलितों के बीच नहीं हुआ। एक अन्य स्तर पर भी राज्य ने यह माना कि यदि वे जाति प्रथा को नज़रअंदाज करके काम करेगा तो उससे स्वतः ही जाति आधारित विशेषाधिकार कमजोर पड़ जाएंगे और अंततोगत्वा इस संस्था का उन्मूलन हो जाएगा। इसका एकमात्र अपवाद यही था कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ पद आरक्षित होते थे। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद जो लोग उच्च जातियों में हैं, धर्म परिवर्तन कर अन्य धर्मों में जाते हैं और वहीं निम्न जातियों से धर्म परिवर्तन करने वाले लोग, जैसे सिखों में मजहबी सिख और जट सिख व खत्री सिख, मुसलमानों में भी अशरफी व अजलाफी मुसलमान, दक्षिण राज्यों के ईसाइयों में भी उच्च व दलित जाति के ईसाइयों के बीच सामाजिक संबंध जोड़ने, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि में भिन्नता देखने को मिलती है। आगे विवाह में जाति का क्या रोल है ये भी देखते हैं। चलिए, विवाह यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जाति सांस्कृतिक और घरेलू क्षेत्रों में भी। अब बात करते हैं आगे फिर से विवाह से संबंधित जाति की क्या भूमिका है। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जाति सांस्कृतिक और घरेलू क्षेत्रों में ही सबसे सुदृढ़ सिद्ध हुई। अपनी जाति के भीतर विवाह करने की परिपाटी आधुनिकीकरण से प्रभावित रही। आज भी अधिकांश विवाह जाति की परिसीमाओं के भीतर ही होते हैं। हालांकि अंतर्जातीय विवाह अब
पहले की तुलना में अधिक हो रहे हैं, किंतु कुछ परिसीमाएं अधिक लचीली हो गई हैं अथवा उनमें कुछ दरारें पड़ गई है। परंतु उच्च और निम्न जाति समूहों के बीच के विभाजन को बनाए रखने की कोशिश अब भी की जाती है। उदाहरण के लिए उच्च जातियाँ जैसे ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत के भीतर अंतर्जातीय विवाह संभवतः पहले से कहीं अधिक हो रहे हैं, पर उच्च जातियाँ और पिछड़ी हुई या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच विवाह आज भी न के बराबर ही हो रहे हैं। अंतर्जातीय विवाह। साथ भोजन करने के नियमों के मामले में भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। लोकतांत्रिक राजनीति का प्रभाव है। संभवतः परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र राजनीति का क्षेत्र रहा है। स्वतंत्र भारत में अपने प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक राजनीति गहनता से जाति आधारित रही। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी जाति चुनावी राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है। 1980 के दशक से स्पष्ट रूप से जाति आधारित राजनीतिक दल उभरने लगे हैं। अब देखते हैं औद्योगिकरण का क्या प्रभाव रहा हमारे जाति में। राज्य के विकास संबंधी कार्यकलाप और निजी उद्योग की समृद्धि ने भी आर्थिक परिवर्तन में तीव्रता और गहनता लाकर अप्रत्यक्ष रूप से जाति प्रथा को प्रभावित किया। आधुनिक उद्योग ने कई प्रकार के नए नए रोजगार के अवसर तैयार किए जिनके लिए कोई जातीय नियम नहीं थे। नगरीकरण और शहरों में सामूहिक रहन सहन की परिस्थितियों में अलगाववादी जाति आधारित सामाजिक अंत्यक्रिया के तरीकों को कमजोर कर दिया। साथ ही कई पुराने काम धंधे औद्योगिकरण के प्रभाव में विलुप्त हो गए और वे कारीगर नए रोजगार की तलाश करने लगे। हर स्तर पर लोग नए नए काम धंधों में नौकरियों में लगने लगे। एक अन्य स्तर पर शिक्षा प्राप्त उदार लोगों ने अतिवादी जातीय व्यवहारों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर यह भी उल्लेखनीय था कि जाति व्यवस्था बहुत ही लचीली साबित हुई। औद्योगिक नौकरियों में भर्ती, चाहे वे भर्ती मुंबई की कपड़ा मिलों में हो या कोलकाता की जूट मिलों में अथवा अन्यत्र कहीं, जाति और नातेदारी के आधार पर होती रही। एजेंट जो कारखानों या मिलों के लिए मजदूरी भर्ती करता था, अपने जाति या क्षेत्र के उम्मीदवारों में से मजदूर चुनता था, जिससे उन विभागों या कारखानों में अक्सर एक खास जाति के मजदूरों का ही बोलबाला रहा करता था। अब समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं। दोस्तों, क्या है समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं? परिवर्तन की इन प्रक्रिया को जांचने और समझने के लिए समाजशास्त्रियों ने नई नई कल्पनाएं गढ़ी। शायद इन कल्पनाओं में सबसे अधिक प्रचलित संकल्पनाएं संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की हैं। ये दोनों संकल्पनाएं M.N. श्रीनिवास की देन है, लेकिन इन पर अन्य विद्वानों द्वारा गहनता से चर्चा और आलोचना भी की गई। M.N. श्रीनिवास भारत के एक अग्रणी समाजशास्त्री थे। वे जाति व्यवस्था पर किए गए कार्य तथा संस्कृतिकरण एवं प्रबल जाति जैसे शब्दों के लिए जाने जाते हैं। उनकी किताब यादों में बसा गांव में चलाए गए सबसे अच्छे अभियानों में से एक है। नेक्स्ट अपने संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा आमतौर पर मध्य या निम्न जाति के सदस्य किसी उच्च जाति या जातियों की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति हैसियत को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि यह प्रक्रिया काफ़ी पुरानी है, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति यहाँ तक कि औपनिवेशिक काल से भी पहले से अपनाई जाती रही है, लेकिन हाल के समय में इसका बहुत अधिक प्रचलन हो गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अनुकरण के लिए अक्सर ब्राह्मण या क्षत्रिय जातियों के रीति रिवाजों या परिपाटियों को अपनाया जाता था, जैसे शाकाहारी बन जाना, यज्ञोपवीत धारण करना, कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रार्थनाएं करना और धार्मिक उत्सव मनाना आदि आदि। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आमतौर पर संबंधित जाति के आर्थिक स्तर में उन्नति होने के बाद या उसके साथ साथ अपनाई जाती है। यद्यपि यह स्वतंत्र रूप से भी अपनाई जा सकती है। दोस्तों, प्रबल जाति शब्द का प्रयोग ऐसी जातियों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जिनका कृषि भूमि अधिकार था और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी थी और जिनकी जनसंख्या काफ़ी बड़ी होती थी। उस क्षेत्र के संपूर्ण ग्रामीण समाज पर अन्य जाति के लोग, चाहे वे उच्च या निम्न स्तर के हो, उनसे दबकर रहते थे। उन्हें स्वतंत्रता के बाद किए गए आंशिक भूमि सुधारों से सबसे अधिक फायदा हुआ था। अब देखते हैं जातीय पहचान क्या है। दोस्तों, जातीय पहचान अगर हम किसी शहर के मध्यम और उच्च वर्ग के व्यक्ति से पूछे तो उनका कहना होगा कि आजकल जातिगत पहचान का कोई महत्व नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम शहर या गांव के किसी दलित व्यक्ति से पूछे तो वे अपनी जातिगत पहचान को महत्वपूर्ण मानते हैं। एक और जहां जातिगत पहचान खत्म होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर वे मजबूत भी होती जा रही है। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं।
प्रश्न आ सकता है कि जातिगत व्यवस्था की जातीय पहचान के बारे में बताइए। तो समकालीन दौर में जाति व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन विरोधाभासी परिवर्तन हुए हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन है मध्य और उच्च वर्गों के लिए जाति व्यवस्था को अदृश्य हो जाना। यह समूह स्वतंत्रोत्तर काल की विकासात्मक नीतियों से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं। इन समूहों की जातीय हैसियत की भी मदद से वे शुरू में आगे आ सके। खासतौर पर ऊंची जातियों के संभ्रांत लोग राजकीय सहायता प्राप्त, सार्वजनिक शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान तथा प्रबंधन में व्यावसायिक शिक्षा से लाभान्वित होने में सफल हुए। इसके साथ साथ वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक दशकों में राजकीय क्षेत्र की नौकरियों में हुए विस्तार का भी लाभ उठा सके। इस प्रारंभिक अवधि में शेष समाज की तुलना में उनकी अग्रणी स्थिति शिक्षा की दृष्टि से ने यह सुनिश्चित कर दिया कि उन्हें किसी गंभीर प्रतिस्पर्धी का सामना नहीं करना पड़ा। उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ियों में जब ये उनके विशेषाधिकार प्राप्त परिस्थिति और सुदृढ़ हो गई, तब इन समूहों को विश्वास होने लगा कि उनकी प्रगति का जाति से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। इनके लिए जातीयता का महत्व कम हो गया प्रतीत होता है। निश्चित रूप से इन समुदायों की तीसरी पीढ़ियों के लिए उनकी आर्थिक तथा शैक्षिक पूंजी अकेले ही ये सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः पर्याप्त हैं कि उन्हें जीवन में सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होंगे या प्राप्त होते रहेंगे। जहाँ तक तथाकथित अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का संबंध है, उनके लिए तो विपरीत स्थिति ही घटित हुई है। उनके लिए जाति और अधिक सदृश्य हो गई। उन्हें विरासत में कोई शैक्षिक और सामाजिक पूंजी नहीं मिली है और उन्हें पहले से संस्थापित उच्च जाति समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी रही है। इसलिए वे अपनी जातीय पहचान को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह उनकी बहुत थोड़ी सी सामूहिक परिसंपत्तियों में से एक है। आरक्षण की नीतियां और राजनीतिक दबाव में आकर राज्य द्वारा उन्हें दिए गए अन्य संरक्षण भी उनके जीवन को बचाने वाले उपाय हैं, परंतु इन जीवन रक्षक साधनों का उपयोग करना ही उनकी जाति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना देता है। इस प्रकार जाति रहित प्रतीत होने वाला उच्च जातीय समूह और घोषित रूप से जातीय पहचान लिए हुए निम्न जातीय समूह, इन दोनों ही की एक साथ मौजूदगी ही आज की जाति व्यवस्था का एक केंद्रीय पक्ष है। अगला हम पढ़ेंगे समाज में क्या स्थिति रही जातीय व्यवस्था की दलित समुदाय और शिक्षा के संदर्भ। दलित समुदाय की शिक्षा के संदर्भ में पढ़ते हैं। दलित समुदाय कितना प्रतिशत शिक्षित हैं, किस हालत में है शिक्षा की दृष्टि से। अपने देश के लगभग 16% लोग दलित समुदाय के हैं जो प्राय शिक्षा से वंचित रहे हैं। ये वो जातियां हैं जो अपने भारतीय समाज के निम्नतम स्तर पर मानी जाती है। संसाधन का स्वामित्व, शिक्षा, व्यवसाय और नौकरियों में जिनका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति को किसी भी समूह को अनुसूचित जाति भारतीय संविधान में अस्पृश्य मानी गई जातियों के लिए की सूची में शामिल करने का अधिकार दिया है। अब वर्तमान में इस सूची में लगभग 1231 जातियां हैं। जाति व्यवस्था को सदियों से शुद्धता व अशुद्धता की धारणाओं से बल मिलता रहा, लेकिन इसका एक आर्थिक आधार भी था जो लोगों को जन्म से ही खास काम धंधों से जोड़ता है। निम्न जातियों व खासकर दलितों को सफाई सेवा वाले काम ही दिए गए और इन कामों को अपवित्र व घृणित माना गया। इस कारण इनकी हैसियत कम ही बनी रही, जबकि उच्च जातियों में काम पेशों की अधिक स्वतंत्रता थी। इस प्रकार दलितों को उन कामों से दूर रखा गया जिनसे समाज में सम्मान व संपत्ति मिलती है। अतः वे संपत्ति जमा करना तो दूर, अपना भरण पोषण कर तक मुश्किल से कर पाते थे और अपनी आजीविका के लिए उच्च जातियों पर निर्भर हो गए थे। वर्तमान में दलितों की दशा क्या है? पिछले 150 वर्षों में जातिवाद और विशेष तौर पर दलित जातियों की स्थिति में बहुत अंतर आया है। सार्वजनिक शिक्षा है, जमींदारी का खात्मा है, शहरीकरण है, कानूनों में बदलाव और चुनावी राजनीति आदि ने बदलाव की प्रक्रियाओं को तेज किया है। स्वतंत्रता के बाद त्वरित ही ऐसे कानून बनाए गए जिन्होंने अस्पृश्यता और भेदभाव को कानूनी रूप से समाप्त किया। उदाहरण के लिए राजस्थान में 1951 में ही बेगार प्रथा, सार्वजनिक पानी के स्रोतों, जल के स्रोतों पर भेदभाव,
मृत जानवरों को उठाने की बाध्यता, घर बनाने, गहने पहनावा आदि पर मौजूद पाबंदियों को समाप्त किया। शासन ने भी कई तरह की नीतियां अपनाई ताकि सदियों से उत्पीड़न के शिकारों लोगों के लिए विकास के मार्ग खुले। इसमें सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ उच्च शैक्षणिक संस्थानों व सरकारी नौकरियों में आरक्षण। वास्तव में क्या परिवर्तन आए, इसके कुछ बिंदुओं पर हम यहाँ विचार करेंगे। आज भी अधिकतर दलित ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और केवल 20% ही शहरों में रहते हैं। लगभग 77% खेती पर आश्रित हैं, जबकि केवल 10% ही उद्योगों में हैं। 77-10-87 तो पीछे बचे 13% जो सेवा सेक्टर में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। खेती में भी अपनी ज़मीन पर किसानी करने वाले केवल कम हैं, बहुत ज़्यादा, अर्थात केवल 77 में से केवल 16% खेती में अपनी ज़मीन पर काम करने वाले हैं और दूसरों के खेतों पर मजदूरी करने वाले अधिक हैं। अब गाँवों में क्या कंडीशन है दोस्तों, अगर 100 दलित गाँव में रहते हैं तो उनमें से 68 खेती पर आश्रित हैं, जबकि 32 गैर कृषि कार्य में हैं। जो कृषि कार्य करते हैं उनमें से खुद की जोत केवल 16 है और बाकी 52 लोग मजदूरी करते हैं। किसानी करने वालों में से लगभग सभी सीमांत किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। गैर कृषि कार्य करने वाले लोगों में से भी अधिकांश मजदूरी करते हैं और केवल 4 लोग किसी प्रकार के घरेलू उद्योग करते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है इनके पास ज़मीन या पूंजी और किसी प्रकार की वित्तीय सहायता का अभाव। 1995 के राजकीय सर्वेक्षण बताते हैं कि देश में बंधुओं मजदूरों में से केवल लगभग 66% दलित समुदाय के हैं। हाल में छोटे व सीमांत किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और मशीनीकरण के कारण खेती में मजदूरी के काम भी अब कम होने लगे हैं, जिसका असर दलित मजदूर परिवारों पर पड़ रहा है। जैसा हमने ऊपर बताया था, भारत के बहुत कम दलित शहरों में रहते हैं। उनमें से 27% परिवार स्वरोजगार करते हैं, 38% वैतनिक नौकरियों में हैं और 26% मजदूरी करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि शहरों में वैतनिक नौकरियां पिछले 20 वर्षों में कम हो रही हैं और उनकी जगह असंगठित क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। राजकीय नौकरियां भी ठहराव की स्थिति में हैं या कम हो रही हैं। उसका दलितों पर खासा प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि उनके लिए आरक्षण केवल राजकीय या सार्वजनिक उपक्रमों में ही था। अब नेक्स्ट है गरीबी। पूरे देश में ये पाया गया कि ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा के नीचे 36% अनुसूचित जाति के परिवार हैं, जबकि गैर दलितों में यह केवल 21% ही हैं। गरीबी के नीचे गैर दलितों में केवल 21%, जबकि दलितों में गरीबी रेखा के नीचे 36% अनुसूचित जाति के परिवार हैं। यह चिंतनीय विषय है कि पिछले 20 वर्षों में यह अंतर तेजी से बढ़ रहा है। बाल मजदूरी भी दलित समुदायों में अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। कुछ अध्ययनों के अनुसार अन्य समुदायों की तुलना में 2 या 3 गुना अधिक है। यह दलित समुदाय के बच्चों की शिक्षा पर विपरीत असर डालता है। अब है दलितों की शिक्षा। हम पहले आंकड़ों के आधार पर स्थिति का जायजा लेंगे और उसके पश्चात कुछ विशेष अध्ययनों पर भी विचार करेंगे। दोस्तों, आगे हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा की गुणवत्ता। क्या पढ़ने वाले हैं? शिक्षा की गुणवत्ता। अनुसूचित जाति व जनजातियों में शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस करेंगे। अभी यह सच है कि पिछले 10 वर्षों में शासन के प्रयासों से दलित परिवारों के बच्चों को विद्यालय में लाने व उन्हें टिकाए रखने में विशेष और अभूतपूर्व सफलता मिली है, जिसमें मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन साथ ही इन बच्चों को जो शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है वह काफ़ी हद तक कम गुणवत्ता वाली ही है। राजकीय कार्यक्रमों के अंतर्गत एक शिक्षक या एक कमरे के विद्यालय में बगैर किसी अन्य शैक्षणिक सामग्री के पढ़ाई होती है। यह भी काफ़ी चिंताजनक है कि गुणवत्ता और सामाजिक हैसियत की तलाश में अन्य उच्च जाति के लोग राजकीय विद्यालयों से अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भर्ती करने लगे हैं। राजकीय विद्यालयों से उच्च जातियां व संपन्न वर्गों के इस पलायन को विपरीत प्रभाव शिक्षण की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। राजकीय विद्यालय सभी समुदायों व जातियों के लिए समावेशी मंच न रहकर केवल गरीब व निम्न जातियों की संस्था बनता जा रहा है। इस तरह शिक्षा से जो सांस्कृतिक व सामाजिक पूंजी दलित परिवारों के बच्चे हासिल कर सकते थे वे कमज़ोर होती जा रही।
शिक्षा के निजीकरण के कारण फिर से दलित परिवारों के बच्चों एवं उच्च जातियों के बच्चों के बीच शैक्षणिक उपलब्धि में फासला बढ़ने की आशंका है। इस बात की पुष्टि हाल ही के वर्षों में किए गए उपलब्धि अध्ययनों से होती है। ये बताते हैं कि राजकीय विद्यालयों की उपलब्धि न केवल निजी विद्यालयों से कम है, अब जो निरंतर कम ही होती जा रही है। अब देखिए दोस्तों, पहले की तुलना में दलित परिवारों के बच्चों के साथ भेदभाव में काफ़ी कमी आई है। वैसे तो उदाहरण के लिए पाया गया कि पुराने समय में दलित परिवारों के बच्चों को विद्यालयों में मटकों आदि को छूने से भी मना किया जाता था। आजकल लगभग सभी बच्चे नल या हैंडपंप से पानी पीते हैं। इसी तरह पुराने समय में खाना खाने में दलित परिवारों के बच्चों को अलग अलग किया जाता था, किंतु आजकल मध्याह्न भोजन के सभी बच्चे सामूहिक रूप से भोजन करते हैं। कई राजकीय विद्यालयों में शिक्षक समान व्यवहार करना का प्रयास करते हैं। इसका एक उदाहरण हम यहाँ पढ़ चुके थे। आप भी इस तरह के उदाहरण एकत्र करके कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। हम इस संदर्भ में गोट महुड़ी की एक विद्यालय की मिसाल पढ़ते हैं। जैसे गोट महुड़ी गांव डूंगरपुर जिले के आसपुर ब्लॉक में है और डूंगरपुर असपुरा मुख्य सड़क से 3 किलोमीटर दूर है अंदर स्थित है। इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। जब विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ हुई तब एक अजीब स्थिति पैदा हुई। विद्यालय में कुल 108 बच्चे नामांकित थे, जिनमें से 106 अनुसूचित जनजाति के और 2 अनुसूचित जाति के थे। मध्याह्न के भोजन करते समय दोनों समुदाय के बच्चे अलग अलग बैठते थे। साथ बैठकर भोजन करने का कहे जाने पर भी उनकी झिझक दूर नहीं हुई। साथ बैठकर भोजन करने का कहे जाने पर भी उनकी झिझक दूर नहीं हुई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक और 2 अध्यापकों ने उन्हें भोजन करने का कहे जाने पर भी झिझक दूर नहीं हुई एक साथ बैठने का काफ़ी प्रयास किया। ऐसा होने पर गांव के कुछ प्रमुख लोगों ने विद्यालय आकर उनसे कहा कि आप साथ बैठाने का आप इन 2 बच्चों के खाने और पीने के पानी की व्यवस्था अलग करें। हमारे बच्चे इनके साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे। इन 2 बच्चों के खाने और पीने की पानी की व्यवस्था अलग करें। हमारे बच्चे इनके साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे। प्रधानाध्यापक और दोनों अध्यापकों ने उन्हें समझाया, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। उन तीनों शिक्षकों ने मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए छोटे छोटे प्रयास किए। प्रधानाध्यापकों को जब भी विद्यालय में पानी पीना होता इन्हीं 2 बच्चों से मंगवाते, अपना टिफिन मंगवाना होता तो इन्हीं बच्चों से मंगवाते, विद्यालय के सभी कार्यों में उन सभी बच्चों को आगे रखते। शिक्षकों ने देखा कि दूसरे बच्चों को ज़्यादा समस्या इस बात से थी कि वे दोनों बच्चे साफ सफाई से नहीं रहते, इसलिए उन्होंने विद्यालय में खाना खाने से पूर्व हाथ धोने और पहुंचने की पुख्ता व्यवस्था की। बच्चों के कद के हिसाब से अलग अलग ऊंचाइयों पर 3 वॉश बेसिन लगाए गए। प्रत्येक वॉश बेसिन पर साबुन की टिकिया उपलब्ध कराई गई। पेड़ों के तनों और टहनियों से नैपकिन लटकाए। स्वयं शिक्षक भी हाथ धो पहुँचकर बिछात कर बैठते और उन 2 दलित परिवार के बच्चों को अपने साथ बिठाकर खाना खाते। कुछ दिनों में अपने शिक्षक को देखकर अन्य बच्चों में बदलाव आया। न केवल उनके व्यवहार में बल्कि उनके अभिभावकों के व्यवहार में भी बदलाव नजर आने लगा। अब ऐसी स्थिति हो गई कि यदि किसी कारण से शिक्षक साथ ना बैठे तो सभी बच्चे साथ साथ बैठकर खाना खाते हैं। दलित परिवारों के बच्चों को घरों में किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है और घर पर पढ़ने के लिए भी समय नहीं होता है। उनको अक्सर घर व परिवार खेतों में काम करने, हाथ बंटाने, जिसके कारण वे विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाते हैं। अक्सर पाठ की विषय वस्तु उनके जीवन से असंबद्ध होती हैं या समझ से परे होती हैं। ऐसे में बहुत से दलित परिवारों के बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनमें से बहुत कम ही पढ़ाई में आगे रह पाते हैं। दोस्तों इस इकाई के आगे के चैप्टर को मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। इस वीडियो को बस यहीं रोकते हैं क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि इसी प्रकार के वीडियो का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और मैं आपके एग्ज़ाम के लिए आपके शुभेच्छा करता हूं कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। और दोस्तों मैंने इंटर्नशिप पर भी एक वीडियो बना दिया है। इंटर्नशिप के लिए स्कूल अलॉटमेंट हो चुके हैं, तो अपना स्कूल चेक कीजिएगा और ज्वाइन करने की प्रोसेस को जानिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।